नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये शक्तिमान सीरीज का पार्ट 5 है। क्योंकि इंटरेस्टिंग चल रहा है इसलिए मैं सोचता हूँ कि 23 तारीख का जो योद्धा बैच है हमारा अव्यक्ति PCS चैनल टेलीग्राम है, अव्यक्ति PCS हमारा YouTube चैनल भी है जहाँ हम उससे संबंधित चीज़ें डालेंगे। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले जब आप आंसर राइटिंग करें वहाँ पर, उससे पहले आप बेसिक चीज़ें समझ जाएं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया, पार्ट 2 में मैंने वीडियो डाली, पार्ट 3 डाली, पार्ट 4 डाली, ये है पार्ट 5। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आंसर राइटिंग के बारे में कुछ टिप्स दिए, है ना। और उन टिप्सों में मैंने क्या बताया कि आप जब शुरू करने जाते हो किसी चीज़ की तैयारी तो आपको क्या देखना है, उसका आपको देखना है सिलेबस। जब आप सिलेबस देख लेते हो तो आप देखते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जब उसको भी देख लेते हो, जब चलते हो विषय की एक समझ को बढ़ाने के लिए, जब आप विषय को पढ़ते हो, अच्छे से ज्ञान बढ़ाते हो, उसके बाद जब आंसर राइटिंग करना शुरू करते हो, आप मैदान में उतर चुके हो, उसके बाद आप और कुछ चीज़ें सीखते हो, आप प्रश्न को डिकोड करना सीखते हो। तो मैंने प्रश्न को डिकोड करना आपको बताया कि प्रश्न को डिकोड कैसे करते हैं, कैसे उसमें कितने पार्ट हैं, कितने कीवर्ड हैं जिनके बारे में बताना होगा, किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाएगा, कि ऐसा कैसे कॉन्टेक्स्ट ढूंढा जाएगा, उसमें परिप्रेक्ष्य क्या है, बैकग्राउंड क्या है उसका, है कैसे फोकस पॉइंट कौन सा है उसमें, कैसे उसका हिंटेड फ्लो तय करेंगे हम, कैसे प्रश्नवाचक शब्द कौन सा निर्देश दे रहे होते हैं, कि विवेचना क्या कह रहा है, व्याख्या क्या कहता है। ये इन शब्दों की मैंने आपको मायने बताए हैं सबके। आप अगर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। ये जो शक्तिमान सीरीज़ की वीडियो है ये आंसर राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और जितने लोगों ने देखा है, मैं चाहता हूँ कि आप अगर कमेंट ना भी करें तो लाइक ज़रूर करके जाया करें, जिससे कि मुझे पता तो चले कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो हाँ, ये आपको पसंद आई वीडियो। लाइक की संख्या तो बढ़े कम से कम, एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपसे हमारी बात है, क्योंकि हम आपसे तो बातें नहीं कर पाते हैं। आपसे बातें सिर्फ कमेंट सेक्शन में हो सकती है कि आप कमेंट करें फिर हम आपको रिप्लाई करें। तो ये पार्ट क्या है, ये आंसर राइटिंग का मैंने उत्तर डिकोड करना बता दिया, आंसर डिकोड करना बता दिया आपको। जब उत्तर डिकोड हो चुका है, आंसर हो चुका है, तो अब आगे क्या, इसमें आगे मैं आखिर क्या बताने जा रहा हूँ। देखो, जैसे खाने में नमक स्वाद अनुसार, वैसे ही उत्तर लेखन में नमक प्रश्नानुसार। और इस नमक से क्या संबंधित है, ये नमक उत्तर लेखन वाला नमक अलग है। जैसे खाने में नमक को हम स्वाद अनुसार डालते हैं, आपने खाना बना के तैयार कर लिया, फिर जब आप उसको परोसते हो, उस परोसने में सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। और वो अलग अलग तरीका ये है कि कोई उसमें नींबू डाल ले हल्का सा, है ना, ऊपर से धनिया डाल दे काट करके हल्का सा, और उसको साइड से सजा दे, मक्खन डाल ले अपने हिसाब से, कितना बेहतरीन लगेगा खाना, उसको मतलब स्वादिष्ट बनाया जा रहा है और ज़्यादा ऊपर से डाल करके। बाकी खाना पक चुका है, बना लिया, वो आपने पहले कर लिया, प्रश्न डिकोड कर लिया, प्रश्न के निर्देश समझ लिए आपने, उत्तर को डिकोड कर लिया आपने ढंग से। उसके बाद आप स्टार्ट करते हो, तो आप उसमें जो एडिटिव चीज़ें डालते हो तो उनको हम कह रहे हैं कि उत्तर लेखन में नमक। और इसको अच्छी तरह से हमारी मम्मियाँ जानती हैं। जो भी खाना बनाता है, मैक्सिमम तो घरों में कौन खाना बनाता है, मम्मी, सिस्टर, भाभी जी, और बाहर रहने वाले बच्चे, जो लड़के लोग होते हैं अपने भाई लोग, वो जब अकेले रहते हैं तो उनको भी खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। मुझे पर्सनली नहीं आता, लेकिन मैंने अपने कई दोस्तों के हाथों से खाना खाया हुआ है जो ज़बरदस्त खाना बनाते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, किसको कैसे बनाना है। तो वैसे ही उत्तर लेखन की भी एक कला है। जैसे मम्मियाँ अच्छे से जानती हैं कि खाना कैसे बनाना है, मसाले वही हैं, सब्जियां भी वही हैं, तेल भी वही डालना है, और सब्जी में अलग ही स्वाद आएगा उनके हाथों से, अलग अलग हाथों का स्वाद होता है। वैसे ही उत्तर लेखन भी अलग अलग कला है, ये एक कला जिसको सीखा जाता है, और वो लिखने की कला अलग अलग है। टैलेंट किसी में भरपूर हो सकता है, लेकिन उसको लिखना कॉपी पे वो अलग है। तो उसको और कैसे खूबसूरत बनाया जाए, इस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये चीज़ की गई है, ठीक है ना। तो ये कुछ और बिंदु मैं जो आपको बताऊंगा, ये आपके उत्तर को समृद्ध करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी कथन की पुष्टि करने, किसी तर्क की प्रामाणिकता को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। ये जो मैं पॉइंट आपको बताने जाऊंगा, ठीक। तो इन बिंदुओं को आप कह सकते हो नमक है ये नमक, जैसे खाने में नमक वैसे उत्तर लेखन में नमक। चलिए आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कि आप क्वेश्चन में किसका इस्तेमाल कर सकते हो, फैक्ट एंड स्टैटिक्स का। तथ्यों को बताओ आप, ठीक है ना, क्योंकि कुछ डेटा या रुझान, जो डेटा रुझान होते हैं, ये तथ्य होते हैं, वो प्रतिशत के रूप में आप दे सकते हो, परसेंटेज के रूप में। और इन आंकड़ों के स्रोत भी बताते चलो। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था
और नहीं कराया तो आगे मैं इनका इस्तेमाल करना बताऊंगा आपको। चलिए उदाहरण के रूप में देख लीजिए कैसे बताना होगा आपको। जैसे आप सपोज करो गरीबी पे आता है तो तेंदुलकर समिति ये स्रोत हो गया इसका। मैंने कहा ना स्रोत भी बताओ अगर आंकड़े बता रहे हो तो, क्योंकि वो ऑथेंटिक हो जाता है, वो आपके तर्क की प्रामाणिकता को सिद्ध करेगा। तेंदुलकर समिति बताया, उसका कहना है कि 2012 में 22% लोग क्या थे, बीपीएल थे, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर। ये आपने आंकड़े बताए परसेंटेज में, उसका स्रोत बता दिया, किसने बोला, कमेटी की रिपोर्ट होगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पहली लोकसभा 1952 में थी, 17वीं लोकसभा 2019। 1952 से लेकर के 2019 के बीच महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4.4 से बढ़ करके 14.4% हो गया। ठीक है, और वैश्विक औसत भी डाल दिया हमने 22.9%। तो ये होते हैं फैक्ट जिनका इस्तेमाल आप क्वेश्चन में कर सकते हो उसकी प्रासंगिकता के अनुसार कि आंसर की डिमांड क्या है ना। और वो मैं आपको आपकी डिमांड पे, अगर आपको लगेगा कि आप ये अलग अलग तरीके से फैक्ट हमको दें क्वेश्चनों के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, कि फर्स्ट पेपर में कैसे फैक्ट यूज हो सकते हैं, सेकंड में कैसे, तो वो मैं वो भी दे सकता हूँ आपको। ठीक है ना, पर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी उस पर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी योजनाओं का। जैसे सेंटर और स्टेट की किसी भी प्रासंगिक कोई योजना है उसका उपयोग सरकार के कदम बता सकते हो। सेंटर स्टेट की कोई उपयोगी योजना है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने क्वेश्चनों में आंसर लिखते टाइम। यह आपके समकालीन ज्ञान को प्रदर्शित करेगा। समकालीन ज्ञान मतलब करंट अफेयर्स की चीज़ों को, कि हाँ आप जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं है कि आपको पुराना ज्ञान था आप लिख के चले आए, आप करंट से भी जुड़े हुए हो जब आप किसी सरकारी योजना के बारे में बता रहे होते हो। जैसे सपोज करो एक योजना है पीएम मित्रा योजना, ये सपोज नहीं करना, ये है पीएम मित्रा योजना। इसका ये किससे संबंधित है, टेक्सटाइल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, टेक्सटाइल। ये कपड़ा उद्योग की संपूर्ण वैल्यू चेन है ना, मूल्य श्रृंखला जो होती है उसके लिए मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रा मतलब औद्योगिक अवसंरचना को विकास करना इसका उद्देश्य है। औद्योगिक अवसंरचना को विकास करना किसके लिए, कपड़ा उद्योग की एक वैल्यू चेन बन सके ये। तो पीएम मित्रा योजना जब कपड़ा उद्योग पे कोई क्वेश्चन आए या उद्योग पे क्वेश्चन आए जिसका डायमेंशन हमें कई सारे लिखने हो, सपोज करो उद्योग पे आ गया, यूपी का ही उद्योग क्यों ना सही, चाहे इंडिया का उद्योग हो, हम बताएंगे यूपी के जैसे उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग में हम देखते हैं उनका कृषि से आधारित उद्योग होते हैं, बहुत सारे चीनी मिलें हैं जो, तो उसमें हम कपड़ा उद्योग भी जब एक डायमेंशन के रूप में अगर बता रहे होंगे तो उसमें हम ये योजना बता सकते हैं ना उस समय। तो ये एक एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ मैं ऐसे कि कैसे सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल करेंगे हम आंसर लिखते टाइम, कैसे हम फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे आंसर लिखते टाइम। ठीक, चलिए आगे चलिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट्स, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये शायद मुझे लगता है पेज थोड़े ऊपर नीचे हो गए बट ठीक है कोई नहीं, क्योंकि 5 नंबर आ गया इधर से। यूएनडीपी की कुछ रिपोर्ट है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स की रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट है, एचडीआई की रिपोर्ट है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो कि इंडिया की रैंकिंग क्या है उसमें। इंडिया की रैंकिंग क्या है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे आ गया तो उसकी इंडिया की रैंकिंग आप बता दोगे कि 125 में से 111वीं रैंक है। और भी बहुत सारी जितनी भी आप याद करते हो है ना, लैंगिक असमानता पे जो भी है, तो आप रिपोर्ट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। किसी से संबंधित गरीबी से आ रहा है तो गरीबी वाली रिपोर्ट डाल दो, भूख से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसमें हंगर इंडेक्स वाली रिपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तभी आपका ज़बरदस्त बनेगा, यही तो चल रहा है अब, नमक धनिया नींबू मक्खन खूबसूरत बना देगा आंसर को। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, IMF, ILO, WHO, FAO, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एकदम बेहतरीन है। जैसे WHO है तो WHO ने इनिशिएटिव चलाया था किसका, वॉस, कौन सा, वॉस इनिशिएटिव। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, तो ये SDG जो होते हैं तुम्हारे, SDG का गोल 6 है तो तुम्हारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन उससे संबंधित हो रहा है। और इसको कई तरीके से आप जोड़ सकते हो, हेल्थ से जोड़ सकते हो है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को और बेहतरीन बनाते चलोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या इस्तेमाल हो सकता है, सरकारी समितियां और उनकी रिपोर्ट। गवर्नमेंट बहुत सारी समितियां गठित करती है समस्याओं के समाधान के लिए। आपको मैं एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि जया जेटली कमीशन बैठाया गया था लड़कियों की उम्र को, उनकी शादी की उम्र बढ़ाने के लिए। तो रिकमेंडेशन उसने करी थी कि जैसे लड़कों की उम्र शादी की 21 साल होती है, लड़कियों की 18 साल, तो लड़कियों की उम्र भी 21 साल कर दी जाए। और कल जो हमने उसमें बताया था उत्तर लेखन में बाल विवाह से संबंधित, तो उसमें बहुत सारी
जो बातें हमने बोली थी आप उसमें देख सकते हो कि शादी की उम्र अगर बढ़ती है उनकी तो शिक्षा भी मिलेगी उनको, है ना। शिक्षा की कमी की वजह से शादी जल्दी हो जाती है, तो इस टाइप से हम जोड़ेंगे। तो उसमें समितियाँ कैसे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, सरकारी समितियों उनकी रिपोर्ट भी डाल सकते हो, है ना। जैसे विशेष क्षेत्रों में सिफारिशें देती है ना ये समितियाँ। तो आप देखिए इनके जो निष्कर्ष निकलते हैं, कमेटियाँ बैठती हैं, रिपोर्ट बैठती हैं, तो उनके निष्कर्ष हमारे लिए यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। उदाहरण के लिए देखिए BN श्रीकृष्ण समिति बैठी थी डेटा गोपनीयता, उससे रिलेटेड डाटा की गोपनीयता से संबंधित, ठीक है। जया जेटली कमीशन, जैसे मैं बता रहा था, ये बच्चियों की विवाह की उम्र से संबंधित था। इसने क्या कहा, एज बढ़ाने के लिए बोला। तो ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे बाल विवाह में हमें वहाँ करना चाहिए था, और मैंने बताया भी था आपको कि उसके निष्कर्ष में आप ये चीज़ें डाल करके ख़त्म कर सकते थे। मनरेगा का समालोचनात्मक मूल्यांकन किया था किसने, श्री जाधव समिति ने। जब मनरेगा पे क्वेश्चन आए और मनरेगा पे क्वेश्चन ना भी आए, संबंधित तो हमें करना पड़ेगा और संबंधित करना हम तुम्हें सिखा देंगे। आप हमारे योद्धा बैच में जुड़ें। आप जब आंसर राइटिंग करोगे आपकी जो कमियां रहेंगी उसमें हम इवेल्युएट करके आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें ऐड हो सकता है। जैसे मनरेगा है, उस पर जो रिपोर्ट आएगी श्री जाधव समिति की, उसने समालोचनात्मक मूल्यांकन किया है इसमें। और मनरेगा किससे संबंधित है, गाँव में 100 डे की गारंटी का जो वर्क देता है, अनस्किल्ड वर्क, ये गारंटी देता है 100 डे की। तो ये क्या गरीबी भी ख़त्म कर रहा है। तो जब गरीबी से संबंध आएगा तो ग्रामीण गरीबी, फिर वो तुम्हारा माइग्रेशन से भी संबंधित हो जाएगा, क्योंकि रोज़गार वहीं मिल जाएगा तो बाहर नहीं आएंगे। वो शहरीकरण से भी रिलेट कर जाएगा। ऐसी चीज़ें रिलेट करना हम सिखाएंगे तुमको, पॉइंट वाइज पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मानचित्र का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और मानचित्र का इस्तेमाल आप इंडिया ज्योग्राफी वाले मैपों में मैप बनाओ, इंडिया का मैप बनाओ, यूपी का मैप बनाओ। जो यूपी वाले क्वेश्चन आएंगे तो यूपी का मैप बनेगा। मैक्सिमम जहाँ कोशिश करो अगर मैप बन सकता है तो मैप बनाइए, वहाँ इम्पैक्ट पड़ता है। यही तो चल रहा है, हम इम्पैक्ट जो सिखा रहे हैं, किस चीज़ का इम्पैक्ट है भाई, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप भी अच्छे से जानते हो, हम कितना भी इंटेलेक्चुअल हो रहा है, हम कितने भी ऊपर से बातें कर लें कि भाई कि दिमाग को देखो, इंटेलिजेंस को देखो, क्या रंग रूप देखते हो, लेकिन फिर भी चाहे लड़का हो या लड़की, मैं दोनों की तरफ से बोल रहा हूँ, जो इंसान दिखने में अट्रैक्टिव लगता है, बेहतरीन कपड़े, खूबसूरत कलर, जिसमें कलर देखो, मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, पर ये सच्चाई है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। जो चीज़ दिखने में तुम्हारी आंखों को आकर्षित लगती है, आप उधर देखते ही हो, मोहित हो ही जाते हो। तो वैसा ही आंसर राइटिंग में एक बार को उस पर्सन में क्वालिटी हो या ना हो, उस इंसान में क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन अगर वो देखने में खूबसूरत लग रहा है तो थोड़ा सा प्रिविलेज तो मिल ही जाता है उसे। वैसे यहाँ होता है, अगर तुम्हारा आंसर देखने में अच्छा लग रहा है, आपने प्रस्तुति बहुत अच्छी करी है, हो सकता है कि उसमें कंटेंट इतना बेहतर ना हो, लेकिन आपको प्रिविलेज तो मिल ही जाएगा, है। और उसी प्रिविलेज को पाने के लिए हम ये सब सीख रहे हैं। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। उदाहरण जैसे केस स्टडी टाइप उदाहरण दे सकते हो, मतलब ये उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण है कि आप किसी चीज़ के क्वेश्चन करते थे, हम उदाहरण भी दे सकते हो। जैसे जल संरक्षण पे क्वेश्चन है तो आप राजेंद्र सिंह को कोट कर सकते हो, है ना, जो वाटर मैन के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में इन्होंने जो है कायाकल्प कर दिया था। इथिक्स में बहुत यूज होते हैं उदाहरण, तो उदाहरण का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य दूसरों के बीच संपोषणी जल संरक्षण प्रथाओं का परिचय देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना, पर एक दो पेज इधर से उधर हो गया, समझ में तो आ रहा है। ये पॉइंट इधर से उधर हो गए। मैं जो PDF सेंड करूँगा आपको, उसे थोड़ा क्रमबद्धता के साथ PDF सेंड करूँगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। संवैधानिक संदर्भ में अगर क्वेश्चन आए, जो पॉलिटी का सेक्शन करोगे तो उसमें भी किन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। प्रियम्बल प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, DPSP, अन्य प्रासंगिक अनुच्छेद उत्तर में आप डाल सकते हो जिसके बारे में बात की गई हो, ठीक है। चलिए जैसे समझ लीजिए आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, इसका इस्तेमाल बहुत होता है। आर्टिकल 21 पे तो क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, और स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स तो इंपॉर्टेंट है, DPSP जो ऊपर बात करी इन पे, और प्रियम्बल, इनको तो डिटेल में पढ़ लिया जाए, बेहतर है, उनका इस्तेमाल किया जाए आंसरों में। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ व्यक्तिगत गरिमा को शामिल करता है, ये आर्टिकल 21 में बोला गया है। इसको तुम जहाँ इस्तेमाल कर सकते हो कर लो, पॉलिटी के सेक्शन में आपको लगे कि यहाँ प्रासंगिक है, यहाँ इस्तेमाल करना, डाल दो। आर्टिकल 50 जैसे करते हो, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य का दायित्व है, पॉलिटी सेक्शन में ऐसे आर्टिकल याद रखो। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को याद रखो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून वो नज़ीर बन जाते हैं, उनका इस्तेमाल करो। अब जब तुम ये सब चीज़ें मेरे से सुन रहे हो, और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, अब आप पेपर पढ़ना भी सीख जाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओगे। आपके काम की चीज़ क्या है, आपको क्या निकालना है उसमें से पढ़ करके, एक दो पॉइंट निकालो, नोट करो डायरी में, और सेक्शन वाइज डाल दो इसको कि ये यहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ये यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। जैसे
मैं बताऊंगा, अभी आगे भी आएगा परिभाषाएं में, है ना। बहुत सारे वर्ड आएंगे जिनको कीवर्ड के रूप में होते हैं, उनको याद रखना चाहिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जैसे फेमस फैसले बहुत सारे हैं, केशवानंद भारती फैसला है ना, शंकर वो जो SR बॉम्बे फैसला, इन सबको याद रखो, इनको नोट कर लो, इनको इस्तेमाल करो। फिर कानूनी धाराएं, प्रावधान, उदाहरण देख लो, केशवानंद भारती बात जो संवैधानिक मूल संरचना से रिलेटेड है। मैन का गांधी मामला आर्टिकल 21 के तहत विदेश जाने का अधिकार, व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, इससे संबंधित है। ठीक है, जैसे विशाखाबाद है, कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध है, जो गाइडलाइंस जारी करी थी, है ना, कोर्ट ने। तो ऐसी चीज़ें हम लिखते हैं, जैसे महिलाओं के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो विशाखा गाइडलाइंस की बात करते ही है। और रिलेट करना, लिंक करना, वो सब सिखाया जाएगा आपको। आप जुड़िए तो सही योद्धा बैच में। आपकी जितनी भी कमियां होंगी, देखो मैं यहाँ बताऊँगा, आप इस चीज़ को बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं वो सब चीज़ डालूंगा जो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन भी लगभग कराऊंगा जितने करा सकता हूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हो ये तो पता चले, आपकी कमियाँ कहाँ हैं, आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, ये तो पता चले। उसको इवेलुएट करके हम देंगे इधर से। तो और लिंक करना सिखाएंगे कैसे, अगर एक दूसरे से चीज़ें लिंक होती हैं, सारा सिलेबस एक दूसरे से लिंक है सच में, है ना। तो चलिए, परिभाषाएं देखिए। परिचयात्मक रूपरेखा, देखिए परिभाषा तो मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन हम लिख रहे थे तो कॉन्टेक्स्ट बताया था मैंने, और फोकस पॉइंट, इन दोनों को मिला करके आप परिभाषा लिख सकते हो, मतलब इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। लेकिन कुछ कीवर्ड होते हैं, उन कीवर्डों की डेफिनेशन आपको कट टू कट याद होनी चाहिए एकदम, क्योंकि समय कम होता है एग्जाम में, और वर्ड लिमिट होती है, टाइम लिमिट भी होती है। जब आपको चीज़ें रटी होती है ना एग्जैक्ट, तो बेहतरीन टाइम के साथ आंसर को लिखा जा सकता है। तो कीवर्ड की जो है उसको परिभाषा याद कर लो, जैसे जलवायु परिवर्तन की याद कर लो, अभिव्यक्ति की याद कर लो। कल जैसे हमने क्वेश्चन किया था बाल विवाह, तो बाल विवाह को उन्होंने और तरीके से शुरू किया हमने, लेकिन बाल विवाह की परिभाषा के साथ भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, कुछ होते हैं सूचक शब्द। सूचक शब्द होते हैं कि छोटा सा शब्द है लेकिन कह कुछ और रहा है, बहुत बड़ी बात कह रहा है। जैसे अभी तो पीछे ही मैं बोल गया था थोड़ा सा वॉश, ये तो खैर शॉर्ट फॉर्म था कि इसको अगर आप विस्तृत रूप में लिखोगे तो वाटर है, सैनिटेशन और हाइजीन है, इससे संबंधित है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। लेकिन कुछ सूचक शब्द होते हैं जो कुछ बता रहे होते हैं। चलिए उन सूचक शब्दों पे भी ध्यान देते हैं। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद जब बोलते हैं तो ये आपको दिखा रहा होता है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को, दोनों के मिले हुए संबंध कैसे हैं, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद। लाइफ पहल दिखा रही होती है क्या, जैसे वास बारे में बताया था वही कि लाइफ पहल क्या दिखा रही है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो इनिशिएटिव है वो, डेप ट्रैप पॉलिसी, ये शब्द क्या दिखा रहा है, ये कुछ ना कुछ इंगित कर रहे हैं, ये आपके एनवायरनमेंट से संबंधित इंगित कर रहा है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में भी इसको डाल सकते हो आप, कहाँ डालोगे, जहाँ एनवायरनमेंट से संबंधित आपको लगे डाल देना। डेप ट्रैप पॉलिसी आपकी चाइना से संबंधित है, और चाइना से संबंधित है एक चेक बुक डिप्लोमेसी कि खाला ब्लैंक चेक दे देता है लोगों को, भर लो इसमें, तुम लोन लो, उसके बाद कर्ज में डूब जाओ और तुम्हारी जगह हम हथियार लेंगे, पोर्ट आपके हथियार लेंगे, जगह हम आपकी हथियार लेंगे, नेवल सेवा हम आपको रख लेंगे। तो ये किसकी, चाइना की। ये एक वर्ड है, की वर्ड है ऐसे। वर्चुअल टच, ये मैंने अभी आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें से ये शब्द निकाला है। तो ये सूचक शब्द होते हैं, कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, और ये नए नए वर्डों को नोट करते रहो आप, है ना। ये वर्चुअल टच, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी, इस तरीके के शब्दों को आप नोट कर सकते हो। और वो न्यूज़पेपर में आपको नए नए शब्द बहुत सारे मिल जाते हैं, जब आप पढ़ते हो तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दोगे। तो ये मैंने आपको बता दिया भाई साहब, नमक, नींबू, मक्खन, धनिया, हाँ इसका इस्तेमाल ही तो करते हैं सजाने के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन को स्वाद बढ़ाने के लिए। काला नमक, जैसे मेरे तो कई दोस्त भी हैं जो बगैर काले नमक खाना खाते नहीं, तो उनका स्वाद है, स्वाद अनुसार, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने कोशिश करी है इसको बहुत बेहतरीन बनाने की आपको, और यहाँ पर आपकी ये चीज़ें ख़त्म होंगी। दूसरा मैं और एक आगे, हाँ पहले तो चलो इस कोड को कर लेते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन बाद में देंगे आपको। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। और समस्या हमारी क्या थी कि आंसर राइटिंग कैसे करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा, कंटेंट अगर याद भी है तो भूल जा रहे हैं, कैसे शुरुआत करें, कैसे उसका स्ट्रक्चर करें, कैसे फॉर्मेटिंग करें उसकी, कैसे लिखें, कैसे इंट्रोडक्शन, कैसे बॉडी पार्ट, कैसे कंक्लूजन। 5 वीडियो में ये कंप्लीट, ये लास्ट वीडियो है, शक्तिमान सीरीज़ की लास्ट वीडियो नहीं है। अगर आप कहोगे तो इसको और 2 सीरीज़ों में आगे बढ़ा सकते हैं हम। कैसे, जो मैंने आपको बताया अभी, जो मैंने अभी आपको बताया, सूचक शब्द,
परिभाषाएं, उदाहरण, है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कानून, संवैधानिक संदर्भ, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं इन पे अलग अलग वीडियो लेके आ सकता हूँ। आपके लिए इतना काम कर सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना पड़ेगा कि हाँ आप लेके आओ, सरकारी समितियों पे लेकर आओ। अलग अलग वीडियो जो 5-6 सेक्शन हमने बताए, इन पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट जितनी रही हो उन पे लेकर के आओ। फैक्ट एंड डाटा जितना भी हो, सरकारी योजनाएं जो संबंधित हैं पेपरों से संबंधित, उनको लेके आओ। तो मैं अलग अलग वीडियो इन पे लेके आ सकता हूँ। उनको भी हम 1-2 वीडियो में मर्ज करके शक्तिमान सीरीज का अगला पार्ट हो सकता है वो। इस तरीके से आप जो है आंसर राइटिंग को धार दे सकते हो, बेहतरीन प्रस्तुत कर सकते हो। और ये अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। तो आप देख सकते हो यहाँ मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा। इतनी सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। 5 वीडियो में आपको आंसर राइटिंग करना आ जाना चाहिए। मतलब आ जाना का मतलब ये है कि अभ्यास और रिवीजन का तरीका मैंने सबसे बताया, क्या बताया था आपको, कि आप अगर कोई चीज़ याद रखना चाहते हो तो अभ्यास सबसे बड़ा तरीका है इसका। अभ्यास करते रहो, लिखते रहो, चीज़ें अपने आप ही याद होती जाएंगी। बहुत स्टार्टिंग करते हैं सब भूलते हैं यार, हम भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है कि हम जितना लिखते हैं ना, लिखने से चीज़ें उतनी याद होती हैं। ठीक है, अब जिम्मेदारी है आपकी, और आप हमारे योद्धा बैच में जुड़ें। 23 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है आंसर राइटिंग का बैच, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल जुड़ें। और बाकी आपकी टेंशन अगर इधर की है कि मैं इधर वीडियो नहीं डालूंगा, या कुछ 1-2 दिन से 2 दिन से ही नहीं डाल पा रहा हूँ क्वेश्चनों को, कंटिन्यू मैं क्वेश्चन डालूंगा बिल्कुल, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में थोड़ा समय चला जाता है, फिर अपना भी पढ़ना होता है। आपको पता ही है मैं कोई ट्विटर वैसा तो नहीं हूँ परमानेंटली जो 24 आवर इस चीज़ में लगा हो, अपनी भी एजुकेशन देखनी होती है। बट ये है कि ये काम ऐसा है, और मैं तो इसमें आपका भी थैंक्स बोलूँगा जो आप मुझसे जुड़े हुए हो, है ना। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, मैं और विकास जी दोनों लोग बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो आप हमसे जुड़िए, क्योंकि इसमें हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई है आपकी वजह से। मैं इसमें सच में धन्यवाद आपको बोलूँगा कि आपकी वजह से मेरी कंटिन्यूटी, हमारी कंटिन्यूटी, मेरी और विकास जी दोनों की कंटिन्यूटी बनी हुई है कि हम कंटेंट पर लगातार काम कर रहे हैं, जो हमारे भी फ़ायदे आएगा और आपके भी। और इसी को फिर हम कहते हैं कि मिल के फोड़ेंगे, मिलकर फोड़ेंगे, निकालेंगे, और निकलेगा यार, 100% निकलेगा। इसी चीज़ को मैं मशहूर हैं बदायूं उनका शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि अब हवाएं ही करेंगी, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, अब जान जिसमें होगी वही रह जाएगा। ठीक है, चीज़ें आपकी शुरुआत हो चुकी है, सारी चीज़ मैंने बता ही दी है आंसर राइटिंग के लिए। कंटेंट आपके पास ना हो तो उसको भी बताना कि कंटेंट कहाँ से लें, कैसे करें। किताब हो, मैक्सिमम तो ये है कि आपके पास होगी आंसर राइटिंग में, आप इसलिए जुड़ रहे हो कि वो सारी बेसिक चीज़ें आपने क्लियर कर रखी हैं। लेकिन जिस चीज़ में आपको दुविधा थी सबसे ज़्यादा, वो शायद मैंने समाप्त कर दी। लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत दुविधा ये बची हुई है कि ये काम भी हमको करके दे दो, कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट दे दो, सरकारी समितियों की रिपोर्ट दे दो, कानून दे दो, फैक्ट एंड डाटा दे दो। तो वो चीज़ भी मैं लेके आ जाऊँगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप कि ये भी मुझे करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो आप अब आंसर राइटिंग एकदम से शुरू कर दें। हैं तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, और अगर सिलेक्शन की तमन्ना है तो आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर। यही मैं इन शब्दों के साथ आप अपनी बात ख़त्म करूँगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपका दिन शुभ रहे। लगभग दिन तो कंप्लीट ही हो गया। आज मैंने शाम को वीडियो बनाया था, एक्चुअली मुझे कहीं जाना पड़ा था, आज सुबह उठते ही भागा था, पूरा दिन चला गया। तो जैसे ही मैंने देखा कि चलो अब वीडियो बना लेते हैं, समय है हमारे पास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।